हेलो एवरीवन, कल के वीडियो में हम लोग कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर 3 का पहला टॉपिक धातु एवं अधातु का भौतिक गुणधर्म उसको कंप्लीट कर चुके थे। उससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बाबू, उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। दोनों के बीच में अंतर भी हम लोग देख लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग रासायनिक गुणधर्म पर चर्चा करेंगे और स्पेशली आज हम लोग धातु के रासायनिक गुणधर्म को देखेंगे। उसमें भी ऑक्सीजन से धातु किस तरह से अभिक्रिया करता है उसको जानेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, इससे दो नंबर वाला क्वेश्चन मतलब लघु उत्तरी क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन उभयधर्मी ऑक्साइड से बनता है और दूसरा बनता है एनोडीकरण से, और भी क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में बनता है। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु एवं अधातु से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू कर। देखिए, धातु का रासायनिक गुणधर्म में हम लोग मुख्यतः 3 अभिक्रिया को जानेंगे। सबसे पहला, धातु ऑक्सीजन से कैसे अभिक्रिया करता है। दूसरा, धातु जल से कैसे अभिक्रिया करता है। तीसरा, धातु अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। तो आज के वीडियो में हम लोग ऑक्सीजन से अभिक्रिया को देखेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है बाबू, ऑक्सीजन ही, ठीक है। और इससे भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड परीक्षा में। तो देखिए, धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा धातु ऑक्साइड। बिल्कुल धैर्य के साथ में समझिएगा। धातु कोई भी धातु ले लीजिए, उसका जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करिएगा क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। जैसे में देखिए, कॉपर ले लिए जिसको हम लोग तांबा बोलते हैं, क्या है, धातु है। तांबा जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएगा क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। एल्युमिनियम भी धातु है। एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। उसी तरह सोडियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। कैल्शियम जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। पोटेशियम जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड। मतलब कोई भी धातु ले लीजिए, उसका जब हम लोग ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, धातु ले लीजिए और उसका लास्ट में लगा दीजिए ऑक्साइड, वही बनेगा, ठीक है। अब समझिए, हम लोग आपको दूसरा चैप्टर याद कीजिए, अम्ल क्षार एवं लवण, उसको यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा। वैसे तो हमारा वीडियो देख रखे हैं तो आपको पता ही होगा कि धातु का जो ऑक्साइड है वो होता है क्षारीय प्रकृति का। क्या समझे, धातु का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो देखिए, ये जो ऑक्साइड है कैसा होगा, क्षारीय होगा। कोनो भी ऑक्साइड है वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। लेकिन 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 एक दो धातु का ऑक्साइड ऐसा भी है जो सिर्फ क्षारीय नहीं होता है, वो अम्लीय भी होता है। जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, ये क्षारीय नहीं होगा, अम्लीय भी होगा। देखिए, जैसे जिंक ऑक्साइड है, ये क्षारीय भी होगा, अम्लीय भी होगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड है, क्षारीय भी होगा, अम्लीय भी होगा। मतलब उस धातु का ऐसा भी ऑक्साइड है जो अम्लीय और क्षारीय दोनों है, मतलब इसका धर्म दोनों है। ये अम्ल वाला धर्म भी रखता है और क्षार वाला धर्म भी रखता है। तो इसको बोल देते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभय मतलब होता है दोनों, धर्मी मतलब धर्म वाला, समझ गए। तो ऐसा ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों वाला गुण रखता है उसको क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभय मतलब दोनों, धर्मी मतलब धर्म वाला, ठीक है। जैसे देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया बाबू, अनगिनत बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड धातु के ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं। अभी देखिए, जैसे आप लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड देखें ना, हम आपको बताएं ये क्षारीय भी होता है, ये अम्लीय भी होता है। जैसे जिंक ऑक्साइड क्षारीय भी होता है, अम्लीय भी होता है। तो जो दोनों हो गया, अम्लीय क्षारीय दोनों प्रकृति का हो गया, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड देखिए होता क्या है, अब एक ठो ले लिया एल्युमिनियम, जो मन आपका वो एग्जाम में लिखा जाएगा, एक उदाहरण लिखिएगा, आपका आराम से काम चल जाएगा, ठीक है। देखिए, अब बताइए, धातु का ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, इसमें तो दोनों गुण है, ये अम्ल वाला भी गुण है, क्षार वाला भी गुण है, अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों है। तो जहाँ पे अच्छा का जरूरी पड़ेगा वहाँ अच्छा गुण दिखाएगा, जहाँ पे बदमाशी का जरूरी पड़ेगा वहाँ बदमाश वाला गुण दिखाएगा, सही बात है। देखिए, यहाँ है अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसके साथ में हम लोग अभिक्रिया कराए उभयधर्मी ऑक्साइड का। तो अब बताइए, यहाँ अम्ल है, अम्ल से अम्ल तो अभिक्रिया करेगा नहीं, तो अम्ल के लिए यहाँ पे क्या चीज़ का जरूरी है, क्षार का। तो बोलेगा अब हम क्षार बन जाते हैं, ये क्षार वाला गुण दिखा देगा। यहाँ पे क्षार और अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। तो देखिए, अभी ये क्या चीज़ का काम कर रहा है, यहाँ पे
क्षार का काम कर रहा है, ये अम्ल है, अम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। यहाँ H2O बन गया जल, ये बन गया एल्युमिनियम क्लोराइड, ये बन गया लवण। उसी तरह देखिए यहाँ पे हम लोग सेम चीज़ का अभिक्रिया करा रहे हैं क्षार से। अब बताइए, हम आपको बता रखे हैं जैसा जगह पे जैसा परिस्थिति होगा वैसा गुण दर्शाएगा। ये क्या है, क्षार है, ये क्या हो जाएगा तब, क्षार क्षार से अभिक्रिया करेगा नहीं, तो इसको काम करना पड़ेगा अम्ल का। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। तो ये भी क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और जल बनाएगा। इसको पढ़ते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या पढ़ते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, लवण बनाया और जल बनाया, मतलब इसका परिभाषा हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। दो तरीके से परिभाषा बन सकता है। पहला तो ये हो गया, धातु के ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं उसको उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। या फिर इस परिभाषा को इस तरह से लिखा जा सकता है कि धातु के ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। इसमें भी लवण बन रहा है, इसमें भी लवण बन रहा है, इसमें भी जल बन रहा है, इसमें भी जल बन रहा है। क्लियर है, यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। धातु ऑक्साइड बेसिकली क्षारीय होता है, लेकिन कुछ ऐसा धातु का ऑक्साइड है जो अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उसमें दोनों धर्म होता है। इस पर दो ऑक्साइड का नाम बोलेगा लिखने के तो लिख दीजिएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO। ठीक है, इतना कुछ समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, सभी धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है। देखिए अलग अलग धातु, यहाँ पे अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया अलग अलग होती है। कुछ ऑक्सीजन से जल्दी अभिक्रिया कर लेगा, कुछ बहुत लेट से करेगा, कुछ थोड़ा देर में करेगा। सबका अभिक्रियाशीलता अपना अपना अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे देखिए सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, के को बोलते हैं पोटेशियम, Na होता है सोडियम। सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन से बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। इतना जल्दी अभिक्रिया करता है कि जैसे इसको ऑक्सीजन के संपर्क में लाइएगा ये फट देके जल जाएगा, तुरंत आग लग जाता है इसमें। तो अब समस्या ये आ गया कि हर जगह तो ऑक्सीजन है, तो सोडियम और पोटेशियम को रखा कहाँ जाए। इससे बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आता है सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में डुबो करके क्यों रखा जाता है, क्वेश्चन यही आता है। तो देखिए पहले हम लोग समझते हैं, इसको कहीं ऑक्सीजन दिख गया ना बाबू, ये पहले सोचा जाता था कि गर्मी की वजह से जल जाता है। ठीक है, तो इसको पानी में रख के देखा, पानी में रखा तो वहाँ भी आग पकड़ लिया। तब इसको पता, तब मतलब वैज्ञानिक को पता चला अरे रे 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 इसको हवा में रखते हैं तो हवा में ऑक्सीजनों क्रिया कर लेता है। पानी में रखे तो पानी का सूत्र होता है H2O, तो यहाँ पे भी इसको ऑक्सीजन मिल जाता है, यहाँ पे भी क्रिया कर लेता है। मतलब इसको ऑक्सीजन मिला जगह पर रखना सही नहीं है, तो इसको रखा गया तेल में। तेल कार्बनिक पदार्थ है, केरोसिन तेल, उसमें ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन नहीं होता है। तो क्या हुआ, इसको कहाँ रखा, तेल में। तेल में ये आराम से मस्त मजा से रहने लगा, काहे कि वहाँ इसको ऑक्सीजन नहीं मिला, मारपीट होबे नहीं करेगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेगा, हम लोग जानते हैं कि सोडियम पोटेशियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है, या ऑक्सीजन से बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। इसी जब इसको जल में रखते हैं तो जल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, खुला वातावरण में रखते हैं तो खुला वातावरण में अभिक्रिया कर लेता है। केरोसिन तेल में ऑक्सीजन अनुपस्थित होने के कारण, मतलब उपस्थित नहीं होने के कारण, इसको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन के तेल में रखा जाता है। वैसे घबराइए मत, हम जब महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे तो इसका क्वेश्चन हम लोग करवा देंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे सोडियम और पोटेशियम बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है, वैसे सोना चांदी इतना अभिक्रिया नहीं करता है। सोना चांदी ऐसा धातु जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। आप ही सोचिए, यदि सोना चांदी अभिक्रिया करता तो हम लोग हार पहनते उसका, मतलब लेडीज सब लड़की सब जो हार पहनती है उसका हार पहनती, पता चलता तुरंत जंग लग गया उसके ऊपर में। दूसरा चीज़, सोना का चमके गायब हो गया ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया तो इसीलिए सोना और चांदी का आभूषण बनाते काहे कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, जल से अभिक्रिया नहीं करता है, और सोना और चांदी कोई चीज़ें से अभिक्रिया नहीं करता है। समझ गए, न पानी से अभिक्रिया करता है, न ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। इसीलिए हम लोग इसका धातु, इसीलिए इस धातु का हम लोग प्रयोग करते हैं आभूषण बनाने में, ताकि खराब नहीं हो जाए। यदि पानी से अभिक्रिया करेगा, जैसे देखिए ना लोहा है, पानी से अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है, उसका गहना बना के पहनेंगे कितना खराब लगेगा पहनने में, बस वही बात है। उसके बाद देखिए एक चीज़ आता है आपका एनोडीकरण। अब एनोडीकरण क्या होता है उसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी VVI है, ये भी VVI था, और ये भी VVI है। 3 टॉपिक 2 नंबर का आपका, 3 दूना 6 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ आज के लेक्चर से आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए
एनोडीकरण। एनोडीकरण होता क्या है, देखिए बाबू, एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। एल्युमिनियम धातु है, उस पर क्या होता है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उसके ऊपर में एक परत चढ़ जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं एनोडीकरण। क्या समझे, एल्युमिनियम धातु पर ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का एक मोटा परत चढ़ाने का प्रक्रिया को हम लोग एनोडीकरण कहते हैं। अब एनोडीकरण करना क्यों जरूरी है, तो देखिए होता क्या है कि एल्युमिनियम जो है ना एल्युमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए, मतलब एल्युमिनियम को खराब होने से बचाने के लिए इसके ऊपर में एक ठो परत चढ़ा दिया जाता है। जैसे लोहा को खराब नहीं हो उससे बचाने के लिए उसके ऊपर में पेंट कर देते हैं, जिंक ऑक्साइड का परत चढ़ाते हैं जिसको जैसा लेबन कहते हैं। उसी तरह एल्युमिनियम खराब नहीं हो, संक्षारित नहीं हो, तो इसके ऊपर में एक तो ऑक्साइड का परत चढ़ा दिया जाता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं एनोडीकरण। बस इतना सा बात था, इतना कॉन्सेप्ट यदि आप समझ गए हैं तो आप विश्वास कीजिए बोर्ड परीक्षा में आपका 3 दूना 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस सब में से एक क्वेश्चन तो आपका पक्का बोर्ड परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। या आपसे पूछ दे उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, या आपसे पूछ दे कि सोडियम पोटेशियम इस सबको केरोसिन में डुबो कर क्यों रखते हैं, या आपसे पूछ दे एनोडीकरण क्या है। एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए धातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम लोग पढ़े कि धातु का जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। धातु ऑक्साइड बेसिकली क्षारीय होता है, लेकिन कुछ ऐसा ऑक्साइड होता है जो क्षारीय और अम्लीय दोनों होता है, तो ऐसा ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब होता है जिसका दोनों धर्म हो, अम्लीय भी हो और क्षारीय भी हो। तो ऐसा कौन कौन सा ऑक्साइड है जिसका दोनों धर्म होता है, ऐसा ऑक्साइड है एल्युमिनियम ऑक्साइड और एक है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। दोनों धातु से अभिक्रिया कर, दोनों अम्ल, और देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों को जब हम लोग अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो भी लवण जल बनाएगा, क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो भी लवण जल बनाएगा। दोनों कंडीशन में लवण और जल बनाता है। इसका परिभाषा एक तरह से और लिख सकते हैं, वो हम बता चुके हैं। धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता अलग अलग होता है, कोई जल्दी अभिक्रिया कर लेता है, कोई लेट से करता है। तो सोडियम पोटेशियम ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन से बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है, इसी कारण इसको रखा जाता है केरोसिन तेल में डुबो करके। सोना चांदी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, एक को रति अभिक्रिया नहीं करता है। एनोडीकरण, एल्युमिनियम पर ऑक्सीजन का मोटा परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग एनोडीकरण कहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एल्युमिनियम संक्षारित नहीं हो, एल्युमिनियम खराब नहीं हो, एल्युमिनियम बर्बाद नहीं हो। तो हमको लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छा तरीका से, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो अपलोड होती रहती है। तो एक नए वीडियो के साथ में फिर से मिलेंगे आपसे धातु और अधातु का अम्ल और जल के अभिक्रिया के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।